हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के इस लेक्चर में हम अपने एरर एनालिसिस की डेफिनेशंस को आगे बढ़ाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, एरर किसको कहा जाता है। बट आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में देखेंगे कितनी तरह के एरर्स हो सकते हैं। तो जैसे सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं, रैंडम्स एरर्स होते हैं, उसके बाद लीस्ट काउंट एरर होते हैं। तो इन डेफिनेशंस को आज हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेडिंग लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये है हेडिंग। सो इसमें हम तीन तरह के एरर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर्स, राइट। और दूसरा है रैंडम एरर, रैंडम एरर्स, एंड द थर्ड वन इज लीस्ट काउंट एरर। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो जो सिस्टमैटिक एरर है, वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये बड़े सिस्टम से आता है मेजरमेंट्स में। लाइक जैसे ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो अगेन वी हैव ए मार्कर, इट हैज ए पर्टिकुलर लेंथ। लेट्स से द लेंथ ऑफ दिस मार्कर इज 5.62 सेंटीमीटर। 5.62 सेंटीमीटर, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस मार्कर। नाउ मैंने क्लास के स्टूडेंट्स को कहा कि आप इसकी लेंथ मेजर करें। उन्होंने इसकी लेंथ मेजर की। किसी ने 5.62 सेंटीमीटर से कम लेंथ मेजर कर ली और कुछ स्टूडेंट्स ने 5.62 सेंटीमीटर से ज्यादा लेंथ मेजर कर ली। जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा होगी तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर कहलाएगा। दैट डिफरेंस पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से छोटी है तो जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव सिस्टमैटिक एरर। तो ये बड़े सिस्टम से मेजरमेंट्स में आते हैं एरर। यूजुअली ये इंस्ट्रूमेंट्स के कारण ही आते हैं, देखते हैं ये। ये दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर और नेगेटिव सिस्टमैटिक एरर। दो तरह के हो सकते हैं। पॉजिटिव कब होंगे? if the measured value is greater than true value, तो जो उन दोनों का डिफरेंस होगा, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड द पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर। नेगेटिव वाले कौन से होंगे? It arises when the measured value is less than the true value। तो तब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को बोलेंगे नेगेटिव सिस्टमैटिक एरर, राइट। या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव आते रहेंगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न से आते हैं, राइट। आपने देखा होगा, एक छोटी सी एग्जांपल है कि कुछ नोटबुक्स होती हैं मार्केट में कि जिसपे कुछ एक रैंडम सा पेज टिल्टेड आता है। तो आप देखोगे पर्टिकुलर फैशन में आता है कि मान लो कि 20 पेजेस के बाद जो 21st वाला होगा वो थोड़ा सा बेंड होगा या एक्स्ट्रा होगा। फिर अगले 20 पेजों के बाद फिर से एक पेज आएगा जो थोड़ा सा खराब होगा। फिर 20 पेजों के बाद एक पेज आएगा जो थोड़ा सा खराब होगा। या फिर कुछ ऐसा भी आपने नोटबुक देखी होगी कि जहां पर एक एक्स्ट्रा लाइन सी आ जाती है, एक्स्ट्रा कट आ जाता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आता है वो, कि एक पेज छोड़ के एक पेज। या ऐसा भी मैंने अपने बचपन में देखा है कि एक पेज होता था कि 2 पेजेस छोड़ के एक पेज बिल्कुल कोई लाइन नहीं है, फिर 2 पेजेस पे लाइन है, फिर कोई लाइन नहीं है, फिर 2 पेजेस पे लाइन है, फिर कोई लाइन नहीं है। तो ये जो प्रिंटिंग एरर आया है
दैट इज सिस्टमैटिक एरर, कि एक पर्टिकुलर फैशन में आता जा रहा है, राइट। तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी में रखेंगे। ज्यादा है तो पॉजिटिव, कम है मेजर्ड वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये अराइज किसके कारण होते हैं? ये अराइज होते हैं इनपरफेक्शन इन मेजरिंग टेक्निक्स, कि जो भी पर्सन इस मेजरमेंट ले रहा है वो अभी उतना परफेक्ट नहीं है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से आप मेजर कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट उतने बढ़िया नहीं है। जैसे limitations of instruments, ना, या imperfect instruments आप लिख सकते हैं। imperfect instruments, तो उसके कारण अराइज हो सकता है ये। दूसरा आता है मेजरिंग टेक्निक्स, इनप्रॉपर मेजरिंग टेक्निक्स। ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट के कारण, कि इंस्ट्रूमेंट में लिमिटेशंस हैं, इंस्ट्रूमेंट उतना परफेक्ट नहीं है कि मेजरमेंट्स को सही से कर पाए, उसके कारण जो एरर अराइज होगा सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में रखा जाएगा। फिर है इम्प्रॉपर मेजरिंग टेक्निक्स, की जो आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप गलत टेक्निक यूज कर रहे हैं, आप केयरलेसनेस को फॉलो कर रहे हैं, कि एक अच्छे से एक्सपेरिमेंट को फॉलो नहीं कर रहे। अगर आपको कहा जाता है कि जब क्लॉक जो है, जैसे मेरे साथ भी होता था कि जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में था तो हमारे प्रोफेसर बोलते थे कि जब क्लॉक 100 टाइम्स क्लिक करेगी, या फिर जब रीडिंग आगे 100 टाइम्स बढ़ेगी टिक 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 करते हुए, तो 100th टाइम पे जो रीडिंग होगी आपने उसको नोट करना है। अब इतनी पेशेंस भी चाहिए। तो पास रिजल्ट लाने के लिए जब 85 या 90, 94 के आसपास जब क्लिक हो जाते थे, हम उसी रीडिंग को मेजर कर लेते थे। तो वो केयरलेसनेस के कारण ऐसे, तो जो फाइनल आंसर आएगा ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा, राइट। सो ये है इम्प्रॉपर मेजरिंग टेक्निक्स, या आपके कारण जो आप अपनी तरफ से एरर क्रिएट जानबूझ के कर रहे हैं ना, तो उसके कारण भी एक सिस्टमैटिक एरर्स आते रहेंगे। अब बात आती है रैंडम एरर किस कैटेगरी में आएंगे। अब जो रैंडम एरर होते हैं वो रैंडमली मेजरमेंट्स में आ जाते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, पर्टिकुलर फैशन नहीं होता कि किस तरह से वो मेजरमेंट में आ रहे हैं। तो जनरली रैंडम एरर अराइजेस ड्यू टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम, कि जैसे मशीन चल रही थी, एकदम से मशीन बंद हो गई, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वोल्टेज सप्लाई आ रही थी, एकदम से लाइट चली गई, तो वोल्टेज सप्लाई कम हो गई, या लाइट फ्लक्चुएट हो गई, वोल्टेज सप्लाई फ्लक्चुएट हो गई, तो उस 3-4 सेकेंड्स में जो वोल्टेज सप्लाई फ्लक्चुएट हुई है उसके कारण एरर अराइज हो गया, फिर से कांस्टेंट हो गया। सो जिनका पता नहीं है कि कब अराइज हो जाएंगे, कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, एकदम से बारिश आ जाए, एकदम से सनशाइन चली जाए, आप आउटडोर एक्टिविटीज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको धूप की जरूरत है, एकदम से धूप कम हो गई, बादल आ गए सामने, 3-4 मिनट के बाद फिर से सनशाइन आ गई, तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशंस, फ्लक्चुएशन ऑफ द वोल्टेज, टेम्परेचर, प्रेशर चेंज, तो ऐसी सिचुएशंस के कारण जो एरर्स अराइज होंगे उनको कहा जाएगा रैंडम एरर्स, राइट। सो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, देयर इज नो सिस्टमैटिक पैटर्न, no systematic pattern, right? Usually changes या fluctuations in voltage, temperature, pressure, तो इन situations में ये error आ जाता है। अब इसको कैसे करेक्ट किया जाए और इसको कैसे करेक्ट किया जाए। सिस्टमैटिक एरर को कम, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, अच्छी से अच्छी मेजरमेंट को फॉलो करना। अब अच्छी से अच्छी मेजरमेंट कब आएगी, जब एरर को हम मिनिमाइज कर सकेंगे।
तो ये अराइज किसके कारण होते हैं, अगर हमें वो पता लग गया तो उसको ठीक करके हम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं. लाइक हियर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. So if we take the more sophisticated instruments, more accurate instruments, then we can minimize the systematic errors. If we take the measurements very cautiously, if we measure the values attentively, then we can minimize the systematic errors. सो केयरलेसनेस का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं होता अगर आप वाकई किसी चीज को सही से मेजर करना चाहते हैं तो. रैंडम एरर्स को मिनिमाइज कैसे किया जाए, इसका तो पता है कि इंस्ट्रूमेंट बढ़िया यूज करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने का थोड़ा तरीका अलग है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट से तो अराइज हो ही नहीं रहा, राइट. तो इनको मिनिमाइज करने का जो तरीका है रैंडमली आगे सिस्टम में, तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है टू कलेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू टेक वन एक्यूरेट रीडिंग of the length of this marker. But if I take myself the reading of this marker, that is 5.62 centimeter, what we say, that is the correct measurement or not? We can't predict. So the actual reading, the actual length of this marker can be predicted only by taking the large number of measurements. So I will distribute this to so many persons, like say I distributed this to the class of 100 students, and all the 100 students take the measurement of this marker, right? So all the 100 students take the measurements, and now we have 100 measurements. There are chances few measurements showing negative systematic error, few measurements have positive systematic error, or there are little bit difference of the. Now I need to decide which value is the most accurate, and to decide the most accurate, most correct value is to take the mean of the 100 values. So I'll sum all the measurements divided by 100, then the final result shows that that is the most accurate value of this marker. That mean value I'll take as the true value of this marker, right? So this is the way to get the most accurate value. So हम इस तरह से बहुत ज्यादा कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स का मीन कैलकुलेट करके किसी भी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू के नजदीक पहुंच सकते हैं. इस तरह से रैंडम एरर्स को मिनिमाइज किया जा सकता है. थर्ड टर्म आती है लीस्ट काउंट के लिए, कि लीस्ट काउंट एरर कौन से हो सकते हैं. सो लीस्ट काउंट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. लीस्ट काउंट इज द टर्म विच इज एसोसिएटेड विद द minimum measurement which we can take directly from the instrument. For example, in the case of a scale, that is 1 mm. 1 millimeter जो value थी, that is the least count. So least count error, it is associated with the precision of the instrument. Precision of the instrument. How? As least count is totally depend on the precision. As I said, the ruler or the meter scale has 1 mm least count. The vernier caliper has 0.1 mm, and the screw gauge has 0.01 mm least count. So which term is more precise? Screw gauge has more precision. So there are the chances the measurement taken by the screw gauge show less error. For example, we need to measure the thickness of a page. We need to measure the thickness of a hair. So how do we calculate? Can we calculate it with the help of a scale? No. If we try to calculate the thickness of a paper with the help of a scale, there is a lot of error. And that error is totally due to the limitation of the least count of that scale, because we don't have the smaller value of 1 mm on that scale. So to calculate the thickness, we will go from scale to vernier caliper, and we will then calculate the thickness of the paper. Still we are not able to calculate the thickness of the paper because it has a limitation. It has a limitation of 0.1 mm least count. We cannot calculate less than this.
So the error created if we calculate the thickness of the paper with this screw gauge, with this vernier caliper, this is screw gauge, this is scale. So still there is error due to the limitation of the least count, because we need the much smaller value. Then we will go to screw gauge. It has the capability to read the value of 0.01 mm. There may be the chance that we can calculate the thickness of the paper. So by taking screw gauge as a measuring instrument, which has a very least count, which has a very small least count value, we can minimize least count error. Otherwise there is a error which is associated with the least count of the instrument. So जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी एक्यूरेसी से हम वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं, और जितनी एक्यूरेसी से हम वैल्यूज को मेजर करेंगे लीस्ट काउंट एरर उतना कम होता जाएगा. सो लीस्ट काउंट एरर सिंपली आप कह सकते हैं विच इज एसोसिएटेड विद द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड वी कैन मिनिमाइज द लीस्ट काउंट एरर बाय टेकिंग मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स. सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स की. इस तरह से हम ये 3 डिस्कशंस हैं हमारे पास, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर और लीस्ट काउंट एरर. आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी. इनको याद रखिए, प्रैक्टिकली यूज करिए. न्यूमेरिकल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे इनको, कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू कब कब अराइज हो सकती हैं. तब तक वेट करिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स का. पढ़ते रहिए फिजिक्स को, कंटिन्यूटी अपनी स्टडीज में रखिएगा. ठीक है, मैं भी आपके साथ साथ आगे बढ़ता जाऊंगा. आप भी अपनी फिजिक्स को कंटिन्यू रखिए, रोज पढ़िए फिजिक्स को, तभी आपको एक समझ आती रहेगी, एक पैटर्न बनता रहेगा कि आपको क्या आ गया है, क्या भूल गया है. और स्टे ट्यून्ड. गुड लक. सब्सक्राइब माय चैनल.